मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा एयर आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो चुकी है और आज से इस एयरलाइंस ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। अगले महीने 7 अगस्त से कमर्शियल फ्लाइट सेवाएं शुरू की जाएंगी। कंपनी की पहली फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के रूट पर उड़ान भरेगी, जबकि 13 अगस्त से बेंगलुरु कोची रूट पर भी उड़ानें जो है वो शुरू की जाएंगी। दोनों ही रूट पर हर हफ्ते 28 उड़ानें होंगी। वहीं अकासा एयर की फ्लाइट्स का किफ़ायती किराए में सर्विस देने का इरादा है और किफ़ायती किराए में सर्विस दी जा रही है। दूसरी एयरलाइंस की तुलना में अगर देखा जाए तो अकासा करीब 5 से 7% कम दरों पर बुकिंग कर रही है। ऐसे में जहां तक एक तरफ एयरलाइन कंपनियां लगातार किराया बढ़ा रही हैं, अकासा के आने के बाद एक तरह से प्राइस वॉर होने की संभावना बढ़ गई है। आज अकासा एयर के चलते एयरलाइन सेक्टर में होने वाले बदलावों को लेकर विस्तार से हम करेंगे बात, लेकिन पहले चलते हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, बताएं ताज़ा डिटेल्स क्या है। आज से बुकिंग शुरू हो गई है अकासा एयरलाइंस पर। जी बिल्कुल, ये एविएशन सेक्टर के लिए और साथ ही साथ हवाई मुसाफिरों के लिए अच्छी बात है कि उनको एक नई एयरलाइन मिलने जा रही है। मुसाफिरों को एक नया विकल्प मिलने जा रहा है और जाहिर है अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो किरायों के पैमाने पर उनको कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। लेकिन आकासा एयर यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है। 7 अगस्त से एयरलाइन कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत करेगी, यानी कि फ्लाइट सेवा शुरू होगी। पहले हफ्ते में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 28 वीकली फ्लाइट होंगी और उसके बाद अगले हफ्ते यानी कि 13 अगस्त से बेंगलुरु कोची के बीच में 28 वीकली फ्लाइट ये एयरलाइन शुरू करेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी जब शुरुआत करी एयरलाइन तो उसके पास 2 एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट हैं जो बिल्कुल नए हवाई जहाज हैं। और एयरलाइन की जो प्लानिंग है वो कुछ यूं है कि हर साल वो तकरीबन 12 से 14 हवाई जहाज अपने बेड़े में शामिल करेगी। और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो कुछ यूं है कि अगले 5 सालों में 72 हवाई जहाज उनके पास होंगे। यही वजह है कि अगर आप शुरुआत में देखें तो उनके 4 डेस्टिनेशन उनके रूट नेटवर्क पे नजर आएंगे, जिसमें बेंगलुरु, कोची, मुंबई, अहमदाबाद है। लेकिन हर महीने इन डेस्टिनेशंस में बढ़ोतरी आप देखेंगे, नए नए शहरों को वो जोड़ेंगे। और जो उनकी प्लानिंग है वो यही है कि कैसे मेट्रो शहरों को टियर 2 या टियर 3 सिटीज के बीच में जोड़ा जाए। मसलन अभी आप देखें तो मुंबई, अहमदाबाद, आने वाले वक्त में आप हो सकता है कि दिल्ली, मुंबई के बीच में भी उड़ान देखें, दिल्ली, लखनऊ, या इस तरीके से जो अहम शहर है जहां पे ट्रैफिक मूवमेंट ज्यादा है उनके बीच में आकासा अपनी अहम पैठ बनाना चाहेगा, वहां पर फ्लाइट सेवा को लेकर के आएगा। और जैसे जैसे आकासा एयर अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को आगे बढ़ाएगा तो ये संभावित है कि हवाई किरायों में भी वो जो छूट रखेगा शुरुआती दौर में, उसके चलते बाकी एयरलाइंस पे भी एक दबाव होंगी कि वो हवाई किरायों को काफी कॉम्पिटिटिव रखे या कम रखे, जिसका एक बड़ा फायदा हवाई मुसाफिरों को मिलना तय है। चलिए, शुक्रिया पूरा अपडेट हमको देने के लिए। समीर, काफ़ी क्लोजली आप इस पूरे लॉन्च को ट्रैक कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि अकासा एयरलाइन ने लगभग 9 अरब डॉलर की कीमत में 72 बोइंग 737 मैक्स जेट के ऑर्डर्स दिए थे। अकासा एयर को बोइंग से पहला विमान मिल चुका है और दूसरा विमान इस महीने के अंत में मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पहले साल यानी मार्च 2023 तक कंपनी जो है लगभग 18 विमान उड़ाएगी और फिर धीरे धीरे हर साल 12 से 14 विमान जोड़ती जाएगी। और इस तरह अगले 4 वर्षों में देखा जाए, 4 वर्षों के दौरान बाकी 54 विमान मिल जाएंगे और एयरलाइन के बेड़े में अगले 5 सालों में 72 विमान आ जाएंगे। तो अकासा की उड़ान आकाश में कैसे इसको समझा जाए और अब एविएशन सेक्टर में किस तरह से कंपटीशन के लिहाज से खलबली मचेगी, विस्तार से बात करते हैं। अभिनंदिता बैनर्जी, टीम लीड कापा इंडिया, धीरज माथुर, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। माथुर साहब, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से सुर्खियों में लगातार रही हैं तमाम एयरलाइंस गड़बड़ी के चलते और जिस तरह से DGCA की चाबुक लगने के बाद भी जो उनकी मनमानी और जिस भी कारणों से परेशानियां सामने आ रही है, तकनीकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं तमाम एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट में, अब इसके बीच में एक नया प्लेयर बाजार में उतर रहा है। इसके बाद एविएशन सेक्टर की दिशा और दशा आपको कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है, बताएं। शुक्रिया कि आपने मुझे आमंत्रित किया। तो ये हम सब के लिए अच्छी खबर है कि जो 3 नई एयरलाइंस आने वाली हैं उनमें से पहली एयरलाइंस का शुभारंभ अब हो रहा है आज 7 तारीख से। ओवरऑल एविएशन सेक्टर के लिए मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ
कि आकाशा का प्रवेश जो है वो अच्छी खबर है। इंडिया में जो डिमांड है वो जो वर्तमान में जिसको कहते हैं एग्जिस्टिंग डिमांड ही एयरलाइंस मुश्किल से मीट कर पा रही हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा अनमेट डिमांड है। अगर आप तुलना करें कि कितने यात्री हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं और कितने यात्री ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और ट्रेन के टिकट को क्या कंफर्मेशन मिलना अक्सर कितना मुश्किल होता है, तो आपको एहसास होगा कि इंडिया में आई थिंक करीबन 4% आबादी ही एयर ट्रैवल करती है। वही 4% बार बार कई ट्रिप्स कर लेता है। तो इसलिए हमारा करीब 14-15 करोड़ के आसपास का ट्रैफिक है। तो हमारे को एडिशनल कैपेसिटी की नितांत आवश्यकता थी और है। सो आकाशा के आने से वो जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, वो सर्टनली पार्शली ईज ऑफ होगा और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा ऑलरेडी है, बट द मार्केट इज बिग इनफ। अब कितनी एयरलाइंस उपयुक्त संख्या है, कितने हवाई जहाज, अब एयरबस और बोइंग ने अनुमान लगाया कि हमारे पास आज की तारीख में करीब 400 हवाई जहाज है, पर हमारे पास उनके हिसाब से करीब 2030 तक 2000 एयरक्राफ्ट की खरीदने की, अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है, क्षमता है। तो इसलिए सप्लाई ऑग्यूमेंटेशन या अतिरिक्त एयरलाइंस का आना, अतिरिक्त एयरक्राफ्ट का आना यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। और अभी तो शुरू में सभी लोग फोकस करेंगे ए क्लास और बी क्लास शहरों में, बट अल्टीमेटली जब इस जो हमारा अनमेट डिमांड है वो तब मीट होनी शुरू होगी जब हम सी क्लास टाउन्स को भी कवर करना शुरू करेंगे। सही कहा आपने। पूरे सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो एक नए प्लेयर के लिए भी जगह है और यात्रियों के लिए खासतौर से ये तो अच्छी बात ही है। लेकिन अगले सवाल पे मैं जाऊं जो कि एक प्राइस वॉर पर होने वाला है, उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किन किन कीमत पर कहां उड़ानें जो है ऑफर की जा रही है। तो आकाशा है कि जो पहली फ्लाइट है वो रविवार 7 अगस्त को उड़ान भरेगी और मुंबई अहमदाबाद का ये रूट होगा। और आप देख सकते हैं मिनिमम किराया जो कि दिया जा रहा है, जो चार्ज किया जा रहा है 3,948 रुपये का है। उसके बाद अहमदाबाद मुंबई रूट की जो वापसी की फ़्लाइट है या वहाँ से दूसरी फ़्लाइट जो चलेगी वो बताएं आपको, इसका मिनिमम किराया होगा 3,906 रुपये का। और इसके आगे दूसरे रूट पर अगर हम जाएं, ये तो पहले रूट की बात हुई है जो कि हमने आपको बताया 7 अगस्त को शुरू हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद और मुंबई। इसके बाद दूसरे रूट की ओर जाते हैं जिसकी शुरुआत होने वाली है शनिवार को यानी 13 अगस्त को। और ये जो रूट डिसाइड किया गया है, निर्धारित है, वो है बंगलुरु कोच्चि का। और देखिए मिनिमम किराया यहाँ पर जो है वो रखा गया है 3,483 का, जबकि कोच्चि बंगलुरु का जो रूट है उसमें 3,282 का एयरफेयर तय किया गया है। ये दूसरा रूट है और इसकी जो उड़ानें हैं वो शुरू हो जाएंगी 13 अगस्त से, बंगलुरु कोच्चि और बंगलुरु। अब आगे बढ़ते हैं और मुंबई अहमदाबाद में हम अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो फ़र्क है दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले आप देख सकते हैं। दूसरी एयरलाइंस जहां 4,263 का एयरफेयर आपको चार्ज कर रही है, मुंबई अहमदाबाद रूट की बात हो रही है जो कि 7 अगस्त को लॉन्च होगी। और आकाशा देखिए आपको लगभग 7.25% कम कीमत पर 3,948 के दाम पर मुंबई अहमदाबाद रूट पर ये एयरफेयर ऑफ़र कर रही है। और इसके आगे अगर हम देखें इसी रूट में अगर हम आगे बढ़े और कोच्चि से बैंगलोर की फ़्लाइट की बात करें तो जहां दूसरी एयरलाइंस आप देख सकते हैं 3,694 चार्ज कर रही हैं, उसके मुकाबले 5.7% सस्ती है आकाशा एयर और 3,483 का यहां पर आपको एयरफेयर चार्ज किया जा रहा है 5.7% कम कीमत पर। तो मिस बैनर्जी, अब सवाल यहां पर ये उठता है कि किस तरह से एक प्राइस वॉर हम आती हुई देखेंगे। एक तरफ वो तमाम एयरलाइंस जो कि इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरी हुई हैं अपनी तकनीकी दिक्कतों की वजह से,
अपने विमानों की वजह से, और दूसरी तरफ एक ऐसी एयरलाइन एंट्री मार रही है जहां पर आपको 5 से 7% कम कीमत पर एयरफेयर ऑफर किया जा रहा है। किस तरह ये कंपटीशन और इंटेंस होगा अब? धन्यवाद। हाँ, जी हाँ, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि अभी ऑलरेडी मार्केट में काफी सारे प्लेयर्स हैं और अकासा उसमें से 5 से 7% लोअर प्राइस पे लॉन्च कर रही है, बट ये अभी लॉन्च फेज हैं एंड आगे जाकर वो मार्केट के साथ मोस्ट प्रॉब्ली अलाइन हो जाएंगे उनके फेज भी। अभी फिलहाल जो मार्केट का जो सिचुएशन है वो ऐसा लग रहा है कि मोर और लेस प्राइसिंग रैशनल है और गोइंग फॉरवर्ड भी वो रैशनल ही रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। एंड ये मार्केट के लिए एंड ओवरऑल कंज्यूमर्स के लिए ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर जेब में बचत के लिहाज से देखा जाए तो मिस बैनर्जी हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से एयरलाइन अपने आप को प्रेजेंट करने वाली इन टर्म्स ऑफ स्टाफ, वो भी एक बार देख लेते हैं। कुछ समय पहले अकासा एयर ने जुलाई के पहले सप्ताह की अगर हम बात करें तो अपने क्रू मेंबर्स के पोशाक को लॉन्च किया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लैक ऑरेंज का जो है एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है और इसके तहत एक थीम सेट की गई है। काफ़ी उत्साह रहता है लोगों में अक्सर क्रू मेंबर्स के पोशाकों को लेकर, जो कि यहाँ पर एक तरह से अनवील करता हुआ हमें दिखाई दिया है। लेकिन धीरज जी यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब किंगफिशर लॉन्च हुई थी तो काफ़ी धमाकेदार तरीके से हुई थी और बहुत सारा उत्साह था लोगों में, क्योंकि जब लॉन्च हुई थी तो लिव लाइफ किंग साइज वाले एक फॉर्मेट पर लॉन्च हुई थी और काफ़ी सारी एयरलाइंस के अगर उसे कंपेयर करें तो काफ़ी रेड कलर और चटक तरह के रंग भी लॉन्च किए गए थे। अकासा की ओवरऑल प्रमोशन स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, लॉन्च स्ट्रैटेजी अगर मैं देखूं उसकी तुलना में, तो आपको कितनी सीरियस, कितनी संजीदा लगती है और कितनी कैपेबल लगती है इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग बिजनेस एंड सर्विस टू द कस्टमर्स? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ब्रांड की जब छवि बनाते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें एडेड इन होती है और उसी को आगे ले जाता है आपका कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए, किंगफिशर एयरलाइंस वाज लॉन्च्ड बाय not an aviation expert but by a very flamboyant businessman. So there's, I think, the management team at Akasa has a lot of experience और बहुत अनुभवी हैं, और जो उनके प्रमोटर हैं वो एक बहुत ही मंजे हुए इन्वेस्टर है। तो मेरे ख्याल से ये जो रेकलेस फ्लैम्बॉयंस जो एक तरह से जो किंगफिशर में थी, मेरे ख्याल से वो हम आकाशा में नहीं देखेंगे। अब यूनिफॉर्म कलरफुल है, वो तो सब लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका है, तो उस पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। ऑफकोर्स महत्वपूर्ण है, अगर यूनिफॉर्म जो है, पोशाक जो है वो अच्छे हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं तो उससे आकर्षण बढ़ता है, बट ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर्विस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्तर है कि कितनी अच्छी आपकी सर्विस है, ऑन टाइम सर्विस क्या है, आपका फेयर्स कितने कंपेटिटिव हैं, ये सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इनके सारे एयरक्राफ्ट नए हैं और बोइंग 737 मैक्स बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, तो ये एडवांटेज तो ऑलरेडी है कि एयरक्राफ्ट नए हैं, साफ सुथरे हैं, सब कुछ अंदर बढ़िया होगा। और अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो ये बहुत फोकस कर रहे हैं कस्टमर सर्विस पे, तो मेरे ख्याल से वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। डिमांड इतनी ज्यादा है, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि एक जमाना था कि लोग एयर इंडिया को बहुत बुरा भला कहते थे, परंतु फिर भी एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी वो बुक जाती थी क्योंकि डिमांड है। तो और छोटी फ्लाइट्स के लिए खास 1 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट में आदमी ज्यादा महत्व देता है प्राइसिंग पे और ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे। आई थिंक वो ज्यादा जरूरी है, और बाकी कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है तो फिर उससे नेचुरली एक ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी पर फोकस होना भी चाहिए और न सिर्फ अकासा का बल्कि तमाम एयरलाइंस का भी। लेकिन अभिनंदित, आप हमें ये समझाएं, एक तरफ तो कस्टमर एक्सपीरियंस है जो कि हर एयरलाइन के प्रायोरिटी लिस्ट में तो रहता ही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों को मौजूदा एयरलाइंस भी खुश नहीं रख पा रही, और इसीलिए बीच में जो खबरें आई थी जहां पर मास सिक लीव पर कुछ एयरलाइंस के कर्मचारी चले गए थे और बताया जा रहा था कि एयर इंडिया, अकासा वगैरह जगह पर वो इंटरव्यूज देने गए थे। किस तरह की अंदरूनी दिक्कतें आ रही हैं एम्प्लॉयज़ को जो कि एयरलाइंस के साथ काम कर रहे हैं, और कैसे उनके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है, और शायद उनके लिए ये समय की मांग है, ज़रूरत है कि वो शिफ्ट हो जाएं अगर वो ना खुश है तो? बिल्कुल, अकासा को इस टाइम पे ये एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी एयर इंडिया के टाटा ने जब से एयर इंडिया को लिया है उसके साथ अभी विस्तारा और एयर एशिया इंडिया भी है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ऑप्शंस के हिसाब से एम्प्लॉयज के पास अभी ऑप्शन ज्यादा है इंडस्ट्री में, क्योंकि दो साल अगर देखें तो कोविड के पीरियड में इंडस्ट्री काफी स्ट्रगल की थी, एम्प्लॉयज एज अ सेगमेंट बहुत स्ट्रगल की थी इन एयरलाइंस के। तो अभी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे खास ध्यान देना पड़ेगा, वर्किंग कंडीशंस इनको पे क्या खास ध्यान देना पड़ेगा, पर साथ ही अकासा को ये भी देखना पड़ेगा कि उसका कॉम्पिटिटिव, उसका जो कॉस्ट बेस है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी अगर हमारे एयरलाइंस बाकी एयरलाइंस को देखें तो फाइनेंशियली अगर स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके कॉस्ट काफी हाई है एज कम्पेयर टू उनका रेवेन्यू जो उनका है ईयरली रेवेन्यू। तो इसीलिए ये दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए अकासा को आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस बीच शुरुआती दौर में अकासा एयर की उड़ानें मेट्रो शहरों से टियर 2 एवं टियर 3 शहरों के लिए होगी, और फ्लाइट्स में गर्म खाने के लिए ओवन नहीं होगा। यात्रियों को पैक्ड उपमा, नूडल्स, पोहा, बिरयानी खाने से कुछ मिनट पहले गर्म पानी में रखने की इसको ज़रूरत होगी। अकासा एयर के विमानों में सीटों की एक ही श्रेणी होगी और इसमें बिजनेस क्लास नहीं होगी। ये कुछ धीरज जी, एक नया ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कितना हिट होगा, कितना पसंद आएगा लोगों को? जो अभी मौजूदा एयरलाइंस जो खाने पीने की सेवाएं दे रही हैं उसमें अगर ये कहा जाए कि आपको लाइट फूड और हॉट वाटर ट्रीटेड फूड ऐसे दिया जाएगा, आपको लगता है कि भारतीयों को पसंद आएगा? और ये कैन दिस बी समथिंग व्हिच कैन बी लुक फॉरवर्ड टू? देखिए, कुछ हद तक तो ये ऑलरेडी हो ही रहा है। जैसे आप इंडिगो को भी देखें तो अगर आप वहाँ भी नूडल्स या उपमा ऑर्डर करते हैं तो वो आपको ड्राई मिलता है, फिर आप उसमें गर्म पानी डालते हैं। तो और 1 घंटे की फ्लाइट में मील्स आर 1 या 2 घंटे की फ्लाइट में मील्स इतने मटेरियल नहीं होते। और तीसरी बात ये, क्या जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं आजकल, वहां पर खाने पीने की इतनी सुविधाएं हैं कि अक्सर तो यात्री वहीं पर ही खा लेते हैं, एयरपोर्ट पर ही खा लेते हैं, या वहीं से सैंडविच खरीद के ले जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इश्यू होगा। और अगेन एज आई सेड, हाँ, अगर ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट होती, इंटरनेशनल फ्लाइट होती तो दूसरी बात है। 4 घंटे 5 घंटे की फ्लाइट में ये मटीरियल हो जाता है, बट एक घंटा 2 घंटे की फ्लाइट में दिस इज नॉट सो मटीरियल। बिल्कुल, लेकिन अब थोड़ा कुछ विमानों की बात करते हैं जहां पर हम प्रॉब्लम्स आती भी देख रहे हैं, और जो विमान अकासा के पास है यहाँ पर 77 बोइंग मैक्स की हम बात कर रहे हैं। अभिनंदिता, आपको लगता है कि जो तकनीकी दिक्कतें बाकी तमाम एयरलाइंस जूझ रही हैं एयरक्राफ्ट्स में, उसी तरह के विमान अगर अकासा के पास भी है तो आने वाले वक्त में क्या ऐसा हो सकता है कि इनको भी इस तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़े? क्योंकि यात्री अभी से ही काफ़ी परेशान है इन तमाम तकनीकी दिक्कतों की शिकायतों की वजह से। डीजीसीए काफ़ी हद तक नकेल भी कसने की कोशिश कर रहा है, जांच कमेटियां बिठाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। एयरलाइंस की तरफ से किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं इंश्योर करने के लिए, वो तमाम बातें अभी तक नहीं हो रही है, लेकिन यात्रियों में डर बढ़ रहा है। अब ऐसे में उसी तरह के विमान अकासा भी अगर लेकर आती है तो किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाएगा, और क्या इस तरह के हादसे होने की उम्मीद या संभावना है? हादसे के होने की उम्मीद तो हम नहीं कह सकते, उस तरह से बोला नहीं जा सकता, बट ये बात है कि अकासा को स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा कि वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और जांच वो रेगुलरली करना पड़ेगा एयरलाइन को, और इस पर खास ध्यान देना पड़ेगा।
और बोइंग 737 मैक्स के साथ जो भी इशू था, बट उसके बाद DGCA के क्लियरेंस के बाद उस पर सवाल अभी कम ही उठ रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, जो रेगुलर मेंटेनेंस वाली बात है वो देखना पड़ेगा, और रेगुलर चेक्स एयरलाइंस में बिफोर टेक ऑफ, आफ्टर लैंडिंग, ये सारी चीजें कुछ होती हैं जो हर एक एयरलाइन को ध्यान रखना पड़ेगा, और अकासा को भी, सिंस वो एक नया प्लेयर है, खास ध्यान रखना पड़ेगा इन लाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, और पिछले 7-10 दिनों में ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस ऐसी खबरें आ रही हैं। तो हाँ, धीरज जी, इन तमाम खबरों के चलते क्या आपको लगता है कि जो लॉन्च है अकासा का वो बहुत टाइमली है, और यात्रियों में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमारे एविएशन सेक्टर और तमाम एयरलाइंस को लेकर उनका भरोसा डगमगाया है, लेकिन चिंता ज़रूर है, और इसका फ़ायदा, क्योंकि इतनी टाइमली लॉन्च है, इसका फ़ायदा हम अकासा को होता हुआ देखेंगे? जी, वो तो मतलब आई वोंट कॉल इट फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, बट ये एक बोनस है अकासा के लिए कि लोग सोचेंगे कि इनके एयरक्राफ्ट नए हैं तो यहाँ चले। बट मेरा मानना है पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सर्टनली अलार्म बेल नीड टू रिंग। DGCA एंड और एयरलाइन दोनों को they have to pull up their socks and address the issue of maintenance. क्या एक स्टाफ शॉर्टेज तो है ही, उससे जुड़ा हुआ स्टाफ का डिस्कंटिन्यूमेंट भी है, जो नाखुशी है, वो सभी वित्तीय कारणों से, तो वो सब तो है ही। बट ऐसे पैनिक करने की जरूरत नहीं कि एविएशन इन इंडिया हैज बिकम अनसेफ। एक ये दौर चल रहा है, समस्याएं होती हैं, ये एक विशेष दौर है। ये सही है कि सभी एयरलाइंस को बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल स्ट्रेन हुआ है। लुफ्थांसा, एयर फ्रांस वगैरह को उनकी सरकारों ने बहुत बड़ी राशि दी थी बेल आउट पैकेज में। यूएस में भी उन लोगों के लिए सुविधाएं दी गई थी, वित्तीय मदद दी गई थी। हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ था, और एयरलाइंस को अपने आप ही मैनेज करना पड़ा। तो जो हम आज सिचुएशन देख रहे हैं, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ कोविड एंड इट्स इम्पैक्ट। और कोविड से पहले हमारे पास ऐसी घटनाओं की खबर नहीं आती थी। एयरलाइंस से एयर ट्रैवल वाज सेफ, इट वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट। एंड और अभी भी अगर हम देखें, कोविड के खत्म होने के बाद पिछले 6 महीनों में एयर ट्रैवल, डोमेस्टिक passenger traffic in May was higher than it was at the pre-COVID level, almost equal to an international passenger traffic जो था वो pre-COVID level से अधिक था। तो demand is bouncing back। ये जरूर बात है कि जो तकनीकी समस्याएं हैं इनका समाधान होना है और जल्दी से होना चाहिए। इसमें DGCA और एयरलाइंस को पूरी जवाबदारी, पूरी गंभीरता से इस समस्या को की तह तक जाना चाहिए कि ये क्या सिस्टमिक इशू है कि ये वन ऑफ इश्यूज है। अब जैसे बर्ड हिट वगैरह, तो उसमें एयरपोर्ट ऑपरेटर की जवाबदारी है, एयरलाइंस की जवाबदारी नहीं है। पर जहां तक कि एयरलाइंस के कहीं पर विंड स्क्रीन क्रैक हो गया, कहीं और धुआं आ गया, दीज आर इश्यूज दैट आर फुल्ली the airlines is fully responsible for them. Their maintenance staff is, and the airlines have to sort them out. But I don't think there is a need कि लोग घबराएं या पैनिक करें। मेरे को नहीं लगता ऐसी स्थिति उत्पन्न है हिंदुस्तान में। हमारा सरकार भी, मंत्री जी भी, सभी लोग एक्टिव हो गए हैं, and I'm sure this problem will be resolved। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं एयरलाइंस को संज्ञान लेना होगा और मुस्तैदी से जो है इसको सुलझाने की पूरी कोशिश करनी होगी। लेकिन इस बीच अकासा जो है आसमान में आकाश क्रांति के लिए तैयार है। 7 अगस्त रविवार को मुंबई अहमदाबाद और अहमदाबाद मुंबई रूट पर जो है इनकी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ स्वदेश विशेष में आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।